अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज की टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले, सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार मुल्क में ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेटर्स के साथ जिनसी हरासानी के वाक़े ने भारतीय सिस्टम और मुआशरे को नंगा कर दिया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का आगाज कल से होगा और पहले मैच की मेजबानी रावलपिंडी करेगा और फिर 2 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। PCB ने पहले मुकाबले को पिंक मैच बना दिया है, जिसका मकसद ब्रेस्ट कैंसर से आगाही है। क्या वापसी करने वाले बाबर आजम, नसीम शाह, उस्मान खान और क्विंटन निकॉक को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी? PCB और अली तरीन का मामला भी है। PSL फ्रेंचाइज के नए 10 साला मुआहदे की तैयारियां भी आखिरी मराहल में दाखिल हो गई हैं। क्या शान मसूद नई जिम्मेदारियों के साथ अपनी कप्तानी बरकरार रख पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जायजा टीम लाहौर पहुंच चुकी है। अरशद नदीम के कोच सलमान बट पाबंदी के बावजूद इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में जाएंगे और नेशनल हॉकी कप का आगाज इस्लामाबाद में हो गया है। इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत होंगे। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। भारत पाकिस्तान में सिक्योरिटी का हमेशा से वावेला मचाता रहा है और हमारी सिक्योरिटी पर बात करता है, लेकिन आज भारत जो कि जमहूरियत का भी सबसे बड़ा दावेदार है, उसके मुल्क में ऐसे वाकयात पेश आना और वो भी गैर मुल्की क्रिकेटर्स के साथ कितने बड़े सवाल उठाते हैं सिक्योरिटी पर? देखिए, आजकल विमेन वर्ल्ड कप हो रहा है जिसका मेज़बान इंडिया है और पाकिस्तान के वैसे कुछ मैचेस फिर श्रीलंका में भी किए गए। और ये 2 रोज़ पहले का वाक़या इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, वहाँ पे 2 विमेन क्रिकेटर्स जो है कैफेटेरिया में गई, वहाँ पर उनके साथ ये नाजायबा हरकत का ये वाक़या हुआ। और इस वाक़े से साफ ज़ाहिर है कि भारतीय मुआशरा जो है ना, बहुत ही दीमक ज़दा मुआशरा है। और ये पहली दफ़ा वाक़या पेश नहीं आया। आपको याद होगा, अभी कोई 1.5-2 साल पहले की बात है, जब विमेन रेसलर्स ने दिल्ली में कई दिन तक एहतजाज किया था और उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन के सदर और कोचेज़ पर इल्ज़ाम लगाया था। ना सिर्फ गैर मुल्की वहाँ पर गैर महफूज हैं, बल्कि अपनी जो उनकी खिलाड़ी हैं विमेंस की और अपनी जो ख़वातीन हैं, बसों में वहाँ पर वाक़यात होते हैं। न इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और सबसे ज़्यादा दावा करते हैं वो सिक्योरिटी का भी। फिर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये है, उनके सेक्रेटरी साइकिया ने तो ये कहा कि हाँ, ये सिक्योरिटी लैब्स भी है, आइंदा से सख्ती करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर ने जो बयान दे दिया, वो बिल्कुल ही उन्होंने जिम्मेदार भी खिलाड़ियों को करार दे दिया कि वो बताकर बाहर नहीं गई थी। तो इस पर जितना भी अफसोस किया जाए और जितना भी दुख का इजहार किया जाए वो कम है। और इंडिया का बिल्कुल आपने सही कहा कि उनका एक चेहरा जो है जिसको हमेशा छुपाते हैं और वो दावा करते हैं कि सबसे बड़ी जमहूरियत है, यहाँ पे आज़ादी है। किस किस्म की आज़ादी है जहाँ पर 2 विमेन क्रिकेटर जो है खुलकर मैदान में भी नहीं जा सकती। और सेमीफाइनल में फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम का आपको याद होगा कि सेमीफाइनल में टकरा भी होना है इन्हीं दोनों टीमों का। सही। सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जैसा कि जाहिद साहब ने भी जिक्र किया कि उनके वज़ीर की जानिब से जो बयान सामने आया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप खिलाड़ियों को जिम्मेदार करार दे रहे हैं, उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये सारा रवैया, उनका रद्द-ए-अमल, उनके जो मुआशरती रवैये हैं, उनको कैसे जाहिर करता है? इंडिया जो है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि औरतों के लिए सबसे ज़्यादा गैर महफूज मुल्क है वो। और आए दिन वहाँ पर ख़बरें आती रहती हैं कि ट्रेन में ऐसा हो गया, बस में ऐसा हो गया, राह चलते औरत, बच्ची, बूढ़ी औरतें तक वहाँ पे महफूज नहीं है। इतनी खबरें आ रही होती हैं वहाँ पे, क्या क्या हो रहा होता है। एक सर्च कीजिए कभी यूट्यूब पे, एक डॉक्यूमेंट्री इंडिया ने खुद बनाई है 3 मिनट की, वो देख के आपको परेशान हो जाएंगी कि क्या क्या इंडिया में होता है, जिसकी वजह से वो अवेयरनेस के लिए उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री एक वीडियो बनाई, शॉर्ट फिल्म। तो इंडिया को तो खुद सबको पता है। इस हद तक देखिए ये लोग बातें करने पे आ गए कि भाई वो उनकी गलती है। अरे भाई, वो बेचारी तो इस वजह से आई हैं कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई हैं, सेफ एंड सिक्योर माहौल इनको कम से कम दिया होगा तो कॉफ़ी पीने के लिए थोड़ा सा चली गई। उनको क्या पता था ये जिनसी भेड़ियों का मुल्क है जहाँ पर कदम कदम पर लोग ऐसे घूम रहे हैं जो उनको कुछ भी उनके साथ कर सकते हैं। वो तो बच गई, ये बड़ी बात है। वरना और भी बहुत सारी गैर मुल्की लेडीज़ वगैरह के साथ वहाँ पे और मुल्की ख़वातीन के साथ क्या क्या वहाँ पे होता रहता है। आए दिन खबरें आती रहती हैं। इंडिया को खुद पता है, शायद उनके मिनिस्टर जो है इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया कि ऐसे ख़तरनाक मुल्क है। ये नहीं बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पर ना निकलो। इससे इंडिया की जो बातें हैं वो सारी सामने आ रही हैं कि ये लोग वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहे हैं। मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ICC को लेटर लिखना चाहिए कि भाई फ्यूचर के इवेंट ऐसे मुल्क में ना रखे जाएं जहां पर कोई, इंडिया में अभी रिसेंटली क्या हुआ। वेलकम बैक यूसुफ, आपकी जानिब आऊँगी। अब T20 का इम्तिहान होगा, पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ जारी है और पहला रावलपिंडी में मैच खेला जाएगा। इस हवाले से अब जो टीम भी लाइनअप की गई है,
कैसा मुकाबला देख रहे हैं, स्पेशली पिंडी की पिच को देखते हुए? दोनों टीमों के दरमियान पहली बार T20 के मैच पाकिस्तान की सरजमीन पर खेला जाएगा। इससे पहले जितने मैचेस हुए हैं अवे मैचेस खेले गए थे और पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है कि जो टेस्ट सीरीज़ में उसकी परफॉर्मेंस पहले मैच में रही थी उसको दोबारा गियर अप करें, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। और क्योंकि अब तो बाबर आजम, उसके साथ नसीम शाह और उस्मान तारिक की टीम में वापसी होगी, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा मौका होगा कि इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दें। और शायकीन के क्रिकेट भी इतने छोटे फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, टिकटें भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं रखी गई और एक जज्बा पाया जाता है पाकिस्तान टीम के हवाले से, क्योंकि T20 में हम हमेशा नंबर 1 भी रह चुके हैं। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान की टीम T20 में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो होम सीरीज़ में उसके पास अच्छा मौका है कि अपनी पसंद की विकटें बनाकर अपनी जो प्लेइंग 11 उसको अच्छा बनाकर पाकिस्तान के लिए कामयाबी हासिल कर सके। दोनों टीमों में क्विंटन डिकॉक की भी चूँकि वापसी हुई है तो अच्छा एक तजर्बाकार टीम उनके पास भी है, लेकिन चूँकि उनके पास डेविड मिलर की अनफिट होने से उनको मसाइल का सामना है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और उसमें चूँकि पिंक जो है कैंपेन उसको भी इसका हिस्सा बनाया गया, तो उसमें जो स्टंप्स भी यकीनी तौर पर पिंक रखी जाएंगी। पाकिस्तान की टीम जो यूनिफॉर्म पहनेगी वो भी पिंक कलर की होगी। ऑफिशियल जो बाकी स्पोर्ट्स स्टाफ होगा वो भी सारी ये पिंक कलर की इस हवाले से अपनी यूनिफॉर्म पहनेगा। तो मेरे ख्याल में अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। 2 मैचेस चूँकि लाहौर में भी हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर एक बैलेंस विकेट तैयार की जा रही जो हमने देखा आज, तो मेरे ख्याल में अच्छी सीरीज़ पाकिस्तान के लिए और शायकीन को देखने को मिलेगी। सही। ज़ाहिद साहब, बाबर, क्विंटन डिकॉक, उस्मान, नसीम शाह, इन प्लेयर्स की टीम में वापसी हुई है। अगर पाकिस्तानी टीम की बात करें, कुछ नए और पुराने खिलाड़ियों के साथ आप टीम को कितना बैलेंस देख रहे हैं और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होंगे पिंडी के पिच पर? देखिए, अभी सलमान आगा का जो बयान था वो ज़ाहिर है कैप्टन ने खैर यही कहना था। उन्होंने कहा जी बड़ी बैलेंस टीम है, मुतवाज़न है, इसमें तजर्बाकार खिलाड़ी भी हैं, नए भी हैं, नए को भी मौका दिया गया और वो मुतमईन है। और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखा जाए तो एक तो दिलचस्प दादोशुमार हैं कि 12-12 मैच दोनों टीमों ने जीते हैं और लास्ट जो 2 मैच पाकिस्तान ने खेले थे वहाँ पे साउथ अफ्रीका में वो दोनों पाकिस्तान हार गया था। एक में रिज़े हेंड्रिक्स ने 117 रन किए थे, वो उनकी टीम में शामिल हैं। एक में जॉर्ज लैंडे जो है ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी उनकी, उन्होंने रन भी किए और विकटें भी 4 ली थी। तो एक के मैन ऑफ मैच ये थे कि दोनों मैच पाकिस्तान वहाँ पे हार गया था। लेकिन यहाँ होम ग्राउंड है, यहाँ पे पाकिस्तान ने लास्ट सीरीज़ जो खेली वो बांग्लादेश को शिकस्त दी थी। तो दोनों टीमों में जैसा आपने जिक्र किया है कि बाबर का खेलना तो यकीनी दिखाई देता है, क्योंकि बाबर को शायद शामिल करने के लिए फ़खर जमा को शामिल ही नहीं किया गया और 1 डाउन पे आएंगे बाबर आजम। हाँ, इसके साथ अगर नसीम शाह शामिल होते हैं या फिर सलमान मिर्ज़ा को शाहीन के साथ शामिल करते हैं, ये प्लेइंग 11 शायद वो कंडीशंस देखकर फैसला करेंगे। और उस्मान खान क्योंकि विकेट कीपर हैं वो भी लगता है कि लाजमी टीम की तरफ से खेलेंगे। इसी तरह से क्विंटन डिकॉक की यूसुफ साहब ने भी बात की है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। वनडे और T20 वो रिटायर हो गए थे, उन्होंने वापसी लिया है, शायद वर्ल्ड कप के लिए उनको तैयार करना चाहते हैं। तो साउथ अफ्रीका की टीम में बहुत से प्लेयर नहीं हैं, उनके वैंडर डूसर भी उनकी टीम में नहीं है। और इस तरह से कहना चाहिए कि उनकी टीम में अलबत्ता रिज़े हेंड्रिक्स बहुत ख़तरनाक खिलाड़ी हैं और फिर जो टेस्ट टीम में यहाँ खेल चुके हैं, कंडीशन से हम महंग हो चुके हैं। जोरजी भी है, ब्रेविस जिनके से ख़तरा पैदा हो गया था पाकिस्तान को कहीं लाहौर का टेस्ट ना जितवा दें अपनी टीम को, जारहाना खेल का मुजाहरा करते हैं। लुंगी निगेडी उनके पास हैं। हाँ, उनको ज़रूर सेटबैक पहुँचा कि डेविड मिलर को कप्तान बनाया गया था, वो टीम के साथ नहीं है। लेकिन एक अच्छी सीरीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये अक्सर फार्मेट चेंज होगा, बहुत से खिलाड़ी जो है वो मुख्तलिफ हैं, ज़्यादातर खिलाड़ी उनकी टीम के भी, पाकिस्तानी टीम के भी। और इस तरह से एक अच्छी सीरीज़ की तवक्को की जाती है। एक ही मैच होना है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेरी ज़ाती राय में 8 बजे रखा है। हो सकता है कोई स्पॉन्सर का इशू हो या ब्रॉडकास्टर का इशू हो, 8 बजे काफ़ी ताख़ीर से रखा, क्योंकि इन दिनों थोड़ा सा स्मोक का मौसम शुरू हो जाता है लाहौर में भी और पंजाब के बहुत से शहरों में भी। यही मैच अगर 7 बजे होता तो एक टाइमली मैच ख़त्म भी हो सकता था। सही। सलीम साहब, रावलपिंडी की कंडीशंस को देखते हुए आपको क्या लगता है दोनों टीम की प्लेइंग 11 के हवाले से जो पिच है वो पाकिस्तानी बॉलर्स को सपोर्ट करेगी या साउथ अफ्रीका के बैटर्स को? मेरे ख्याल है पिच तो T20 में ऐसी होती है जो बैटिंग के लिए साजगार हो, दोनों टीमों के बैटर्स के पास अच्छा मौका होगा बड़ा स्कोर बनाए, और बनने का पहले भी वहाँ पर बनता रहा है। और साउथ अफ्रीका का जो कैप्टन है वो हमारे सलमान अली आगा की तरह ही है, फरेरा गालिबन उनका नाम है, ऐसे कुछ कभी याद हो जाएगा, 3 मैच होंगे ना, तो उनको बनाया गया कप्तान। पहले मार्करम गए, मिलर गए, अब वो आए हैं। उन्होंने गालिबन कोई 50 नहीं बनाई, 8-9 मैच ही उन्होंने खेले और सिर्फ 9 T20 इंटरनेशनल खेले। वैसे डोमेस्टिक में और लीग्स वगैरह में वो खेलते रहे, लेकिन इधर उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस है नहीं, बिल्कुल सलमान की तरह जिनकी इंटरनेशनल में अभी तक परफॉर्मेंस नहीं। दोनों कैप्टन अभी तक एक तरह है, लेकिन जो एक सबसे ख़तरनाक प्लेयर है उनका वो है ब्रेविस।
125 जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे, यहाँ भी अभी खेले हैं। T20 की मैं बात कर रहा हूँ, 41 बॉल्स पर उन्होंने 100 बनाई थी। और जो उनके कैप्टन है गोके, उन्होंने कोई 50 नहीं बनाई, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट उनका भी 160-170 है। ज़्यादातर प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट साउथ अफ्रीका का ऐसा ही है, 160-170। अब हमारे पास देखें अभी क्योंकि होम ग्राउंड पे मैच हो रहे हैं ना, तो हो सकता है अब आपको साइम भी नज़र आए AB डिविलियर और कोहली की तरह। हो सकता है यहाँ पे बाकी प्लेयर भी इस तरह हो, क्योंकि पिचेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी। एशिया कप में स्पिनर्स को भी मदद मिल रही थी, थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर इम्तिहान है। साइम का कमबैक, उस्मान खान का कमबैक हुआ है, साइम को एक और मौका मिला है, सब समझ रहे थे वो बाहर हो जाएंगे, फ़खर को हालांकि बाहर कर दिया गया। तो कई ऐसे प्लेयर हैं हमारे जिनको अभी अपने आप को साबित करना है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये प्लेयर ऐसे हैं, जब होम ग्राउंड पे मैच होता है ना, तो ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ रूप में नज़र आते हैं, और पाकिस्तान से बाहर जाएँ चाहे बांग्लादेश भी जाएँ तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। अब देखना ये बाबर आजम का भी कमबैक हुआ है, वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं, टीम बिल्कुल कैसा परफॉर्म करती है। यूसुफ, सलमान अली आगा की कैप्टनसी की अगर बात करें, आपको लगता है अब कुछ हमें माइंडसेट या स्ट्रेटजी में चेंज नजर आएगा? देखिए, माइंडसेट तो मेरे ख्याल में वही रहेगा, स्ट्रेटजी में थोड़ी तब्दीली आ सकती है, क्योंकि हम पहले कंसिडर कर रहे थे कि बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को टीम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि एशिया कप में हमें लोअर ऑर्डर में और मिडल ऑर्डर दोनों में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमने चेंजेस भी की, खुशरत शाह को भी खिलाया और सैयद अदद को भी वहाँ पर खिलाया, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुए। तो माइंडसेट तो यही है कि हमने तेज़ क्रिकेट खेलनी है, जदीद दौर के मुताबिक हमने उसको लेकर चलना है, चाहे हमारी विकेटें जल्दी भी गिर जाएँ। लेकिन जब प्रेशर आता है, जब टीम हारना शुरू हो जाती है, तो फिर थोड़ा कम्बिनेशन थोड़ा डिस्टर्ब करना हो जाता है। और क्योंकि होम सीरीज़ हो रही है, तो पाकिस्तान के पास अपनी खामियों को दूर करने का अच्छा मौका है। मेरे ख्याल में अच्छी पॉजिटिव माइंड के साथ पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरेगी, और मेरे ख्याल में अगर बाबर आजम इसमें परफॉर्म करते हैं तो उनका जो कमबैक होगा वो भी यकीनी तौर पर यादगार होगा। सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जाहिद साहब, आपसे जानना चाहूँगी, मौजूदा कप्तान शान मसूद को PCB में हम जिम्मेदारी देने के हवाले से जो फैसला हुआ है, आपको लगता है ये कैसा फैसला है? क्या वो दो जिम्मेदारियों के साथ इंसाफ कर सकेंगे? देखिए, वो अनोखा फैसला था, क्योंकि अमूमन जो खैर अभी तक रूमर्स आ रही थी उसमें मिसबाह हक दौड़ में सरफहरिस्त थे, वहाब रियाज का भी नाम लिया जा रहा था, और ये अचानक फैसला था क्योंकि वो टेस्ट टीम के कैप्टन भी हैं और अभी तक कैप्टन है, वो रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान नहीं किया। एक मुश्किल होगा, बड़ा छूता या अनोखा फैसला करना चाहिए। और फिर अक्सर कहा जाता है शान मसूद जो है PCB का कोई भी चेयरमैन हो तो अमूमन वो गुड बुक्स में ही होते हैं, और अब ये तो एक कहना चाहिए कि एक नया तजर्बा PCB कर रहा है कि किस हद तक वो फिर उनको डायरेक्टर जो है वो नहीं बनाया गया, उनको कंसल्टेंट का फ़िलहाल जो दिया गया है। लेकिन ये है कि जब वो जिम्मेदारियां संभालते हैं फिर क्या वो टेस्ट टीम की कप्तानी बरकरार रखेंगे या डोमेस्टिक भी खेलते रहेंगे साथ, या क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आमने सामने होनी हैं। लेकिन ऐलान बड़े अजीब वक्त में शाया था रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म भी शामिल थे, वहीं अनाउंस किया गया था, क्योंकि इससे पहले PCB ने एक ऐड दी थी। वो ऐड देख के भी लगता था जाहिर है किसी अपने बंदे को लाना चाहते हैं, लेकिन 2-3 नाम दूसरे ज़्यादा गर्दिश में थे और इनका अचानक शान मसूद का अचानक सामने आना। ठीक है, मज़ीद डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। PCB और अली तरीन का मामला तो अब किसी हद तक दब चुका है, लेकिन अगर हम आगे आने वाले PSL के 10 साल मुआहदे की अगर बात करें, आपको लगता है कि कौन कौन सा मौजूदा फ्रेंचाइज ओनर्स अपनी टीम जो है वो बरकरार रख सकेगा? नहीं, वो ये मामला दबा नहीं है, अभी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकता है आ जाए जल्दी, क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने आखिर में शाहरुख खान बन के वो पेपर को फाड़ा था ना, उससे जो है सब नाराज़ हो गए बड़े बड़े लोग। तो आसान नहीं है अब, लेकिन खैर कोशिश कर रहे हैं वो पॉलिटिशियंस, कुछ ऐसे हैं जो बीच में पड़े हैं और चाह रहे हैं कि मामला ठंडा करें। लेकिन देखिए, अली की जो बुनियादी जो बात है ना, वो चाहते हैं कि फ़ीस कम कर दी जाए, जो 1 अरब 8 करोड़ या कितने सालाना वो दे रहे हैं, जो ऑलरेडी बढ़ने वाली है। वैल्यूएशन के बाद तो भी देखिएगा सारे लोग चीख रहे होंगे, सारी फ्रेंचाइज वाले, क्योंकि सबकी फ़ीस सुना है मैंने काफ़ी बढ़ गई है। तो वो कहते हैं कि जी फ़ीस इतनी होनी नहीं चाहिए। अब वो रीबिडिंग में जाना चाह रहे हैं, लेकिन रीबिडिंग में अब लड़के उनको कौन जाने देगा? आप PCB की जो प्रेस रिलीज आ रहे हैं उनको गौर से पढ़े, उसमें एक बात है अहल फ्रेंचाइज। तो अहल फ्रेंचाइज कौन होगी, नाअहल कौन सी होगी? साफ जाहिर है, हिंट दे रहा है PCB बहुत कि हो सकता है कि शायद अली तरीन को
बैन कर दिया जाए, और वो जो प्लान कर रहे थे कि जी अगली जो रीबिडिंग में जाके और दोबारा इस टीम को ले लेंगे, वो शायद मसला उनके लिए बन जाए। लेकिन एक चीज़ है, वीडियो उनकी बड़ी वायरल हुई और मिलियंस लोगों ने देखा। 7-8 साल PSL में इतना नाम नहीं बना होगा जितना इस इशू से बन गया। पॉलिटिकल प्रोफाइल भी उनका आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बन रहा है। लेकिन पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई। सारा इंडियन मीडिया में आप देख लें कितना मजाक उड़ाया गया, कितना पाकिस्तान के बारे में आई खबरें, बड़ी नेगेटिव चीज़ें हैं। आपने कभी देखा कि मुंबई इंडियन ने ऐसा कर दिया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कह दिया, चेन्नई सुपर किंग्स से, बहुत रेयर हुए, लेकिन इस तरह आके नहीं होता था। लेकिन हमने अपनी सारी जो चीज़ें थी वो इस तरह मीडिया में आके की, और उसका नुकसान सारा हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग को। तो उम्मीद यही है कि अब ये मामला सेटल हो। 2 नई टीमें भी आ रही हैं और सुना है काफ़ी लोग इंटरेस्टेड भी हैं टीमें ख़रीदने के लिए, और फिर ज़ाहिर है कि जब फीस बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड भी और बढ़ाना पड़ेगा, रेवेन्यू और जनरेट करना पड़ेगा, चीज़ें मज़ीद बेहतर करना पड़ेंगी। पीसी भी कुछ ना कुछ इस हवाले से करेगा। बिल्कुल। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अब श्रीलंकन टीम नवंबर में वनडे सीरीज़ के हवाले से, 3 मुल्की टूर्नामेंट के हवाले से पाकिस्तान आएगी, और अभी उनकी जायज़ा टीम जो है वो इस वक्त लाहौर में आई है। ये एक अच्छा है, दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट को एक बार फिर से इक़दाम करने चाहिए क्रिकेट का तसलसल जो है उसको बरकरार रखने के लिए। देखें, ये रवायती किस्म का टूर होता है। उनकी जायज़ा टीम है जिसमें 4 मेंबर्स हैं। लाहौर आज पहुंच चुके हैं, अगले मरहले में या रावलपिंडी में भी जाएंगे, क्योंकि श्रीलंकन टीम 2023 में आई थी इससे पहले एशिया कप का मैच खेलने के लिए। अब जो है इन्होंने 3 वनडे मैचेस खेलने हैं वहाँ रावलपिंडी में। इसके बाद आपको याद होगा 3 मुल्की सीरीज़ है जिसमें अफ़गानिस्तान ने जंग के बाद या जो भी हालात थे दोनों मुल्कों के, उसकी वजह से आने से माजरत कर ली थी और उसकी जगह जिम्बाब्वे को शामिल किया गया। उसके बाद वहीं भी ये सीरीज़ शुरू हो जाएगी जिसके 2 इब्तदाई मैचेस तो रावलपिंडी में खेले जाने हैं 3 मुल्की सीरीज़ के, और बाकी मैचेस लाहौर में होने। तो ये अक्सर टीमें क्योंकि जो बाकी टीमें आती थी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो उनकी ज़्यादा टीम अक्सर आया करती थी। और यहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी उनको ब्रीफ भी किया जाएगा यहाँ भी और रावलपिंडी में भी, और स्टेडियम का भी वो जायज़ा लेंगे। और इसके बाद जो है वो श्रीलंका की टीम जब नवंबर में आती है, क्योंकि बड़ी भरपूर सीरीज़ है, और इसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मसरूफियत भी बहुत ज़्यादा है। तो इब्तदाई तौर पर 3 वनडे मैच हैं और फिर तीनों टीमें जो है वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए T20 जो है 3 मुल्की सीरीज़ खेली जाएगी। बिल्कुल। दीगर खेलों का रुख करते हैं। यूसुफ, आपकी जानिब आऊँगी। अरशद नदीम के अगर हम कोच की बात करें, सलमान बट, वो पाबंदी के बावजूद इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में जाएंगे, कोचिंग बरकरार रखे हुए हैं, पाबंदी के बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है? हिफ्ज़ा अरशद नदीम चूँकि पाकिस्तान के बड़े स्टार हैं, उनके सलमान बट की कोचिंग में उन्होंने वहाँ पर पेरिस ओलंपिक्स में तारीख साज गोल्ड मेडल भी हासिल किया। अब उनकी मर्ज़ी के बगैर तो कोई भी, चाहे एथलेटिक फेडरेशन हो, चाहे कोई भी इदारा हो, उनका कोई तब्दील नहीं कर सकता। अरशद नदीम ने बेहतर समझा कि उन्हें सलमान बट के साथ ही जाना चाहिए। अरशद नदीम का चूँकि एक तल्लक बन चुका है सलमान बट के साथ, उनके लिए जितने स्पॉन्सर के मादे हैं वो भी साथ उनका साथ मुआवनत करते हैं। तो एथलेटिक फेडरेशन के साथ इख्तलाफात दोनों के, अरशद और सलमान बट के, लेकिन इसके बावजूद अरशद नदीम के साथ वो जो गेम्स होंगी उसमें सॉलिडारिटी गेम्स होंगी, इसमें अरशद नदीम के साथ सलमान बट ही बतौर कोच वहाँ पर जाएंगे। सही। लेकिन आपको नहीं लगता कि पाबंदी के बावजूद इस तरह से चलना अब सिस्टम की कमज़ोरी को वाज़ेह करता है? देखें, जितनी भी गेम्स होती हैं इनके जो एंट्री बाय नेम खिलाड़ियों के होते हैं ये तकरीबन 3 से 4 माह पहले भिजवा दिए जाती है। इस बारे में हमने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी आज रब्ता किया था, जिन्होंने अरशद नदीम का नाम और सलमान बट का नाम पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को एक्रेडिटेशन के लिए भिजवाया था। उनका ये मौक़िफ़ है, चूँकि ये 3-4 माह पहले की चीज़ें हो रही थी, इसमें हमने नाम भिजवा दिए थे, इसमें अब तब्दीली मुमकिन नहीं थी। और चूँकि एथलेटिक फेडरेशन में बाद में सारी पाबंदी लगाई तो ये उससे मामला अलग थलग रखा जाए, उसके साथ नथी ना किया जाए। एथलेटिक फेडरेशन ने जो इस पर पाबंदी लगाई थी सलमान बट पर, वो पंजाब एथलेटिक के जो इंतखाबात थे इसमें कुछ उनके एतराज़ात थे जिसकी बना पर उनको तहायात बैन किया गया था। लेकिन अब चूँकि अरशद नदीम चाहते हैं कि उनके साथ जो कोच उसको तब्दील ना किया जाए, तो इसलिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनको नाम भिजवाया था कोचिंग के तौर पर, तो वही अब उनके साथ ट्रैवल करेंगे। अच्छा यूसुफ, अगर हम हॉकी की बात करें, नेशनल हॉकी कैंप का आगाज़ हो गया इस्लामाबाद में, क्या लगता है अगर हम कौमी टीम के फिटनेस की अगर बात करें तो कहाँ पर टेक्निक्स के हवाले से बात किया जाए हॉकी में, या फिटनेस के हवाले से अगर हम बात करें तो कहाँ कमी महसूस होती है? देखें, ये फिटनेस के हवाले से और टेक्निक में बेहतरी के हवाले से हर साल ही जितना जब भी कैंप लगते हैं दावे किए जाते हैं कि कोच ये करवा देंगे, लेकिन होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी कोई टूर्नामेंट हमें देखते हैं परफॉर्मेंस का मैार वहीं पर खड़ा रहता है। अब चूँकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड
खेलना है बांग्लादेश के साथ। ये मैचेस होंगे 13, 14 और 15 नवंबर को। उसके लिए पाकिस्तान की टीम की जो रवानगी प्लान की है वो 8 नवंबर को की जा रही है बांग्लादेश के लिए। उसके बाद पाकिस्तान टीम को जो असल इम्तिहान होगा वो प्रो लीग होगा, जिसके लिए पाकिस्तान की हॉकी टीम अर्जेंटीना जाने से पहले 2 मैचेस खेलेगी, स्पेन में 29 और 30 नवंबर को। उसके बाद फिर पाकिस्तान की अर्जेंटीना के साथ मैचेस होंगे, वहाँ पर 2-2 उसके साथ हॉलैंड की टीम वहाँ पर आकर खेलेगी। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल इम्तिहान है। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो कैंप इस वक्त इस्लामाबाद में लगा ये हॉकी की बहाली का आगाज भी हो। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमें आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।